हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट प्रैक्टिस सीट चैप्टर वाइज। यूनिट 2 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। पहला क्वेश्चन है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। हसरत मोहानी। अलीगढ़ 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? सर सैयद अहमद खान का। 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से सर सैयद अहमद खान का नाम जुड़ा है। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को चरण 1885-1905 भी कहा जाता है। मध्य चरण। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? चोरी चोरा घटना के कारण। अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में बंद कर दिया गया था? गांधी इरविन पैक्ट के बाद। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया था। गांधी जी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। श्री के एस मुंशी ने इस समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग परिवर्तक घटना कहा है। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। ब्रिटिश शासन की बुराई को दूर करने के लिए 12 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। महात्मा गांधी द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण ब्रिटिश शासन की बुराई को दूर करने के लिए 12 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना था। फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में ही गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर दी गई थी। यद्यपि गांधी जी ने आंदोलन टालने का प्रयास किया, परंतु तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा इस नियोजित मांगों को न माने जाने पर उन्होंने आंदोलन का निर्णय लिया। फलस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन को तहत ही गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी यात्रा नामक सत्याग्रह आरंभ किया था। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन के को केवल पुरुष तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय दो। दांडी नामक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय नामक सामाजिक कार्यकर्त्री ने
गांधी जी को आंदोलन के केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। 24 दिवसीय इस मार्च की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती से शुरू की थी। 30 अप्रैल 30 अप्रैल के साथ कितने 78 अनुयायियों के साथ ये पहुंचता है। 78 प्रतिनिधियों के साथ गांधी जी ने समुद्र किनारे दांडी नमक गांव पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। कहां से शुरुआत हुई थी? नमक कानून तोड़कर। ठीक। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। 1919 में खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन हकीम किसने किया था? खिलाफत समिति का गठन हकीम अजमल खान और मौलाना आजाद अली भाइयों ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। कौन दो भाई थे? मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने मिलकर किया था। और हजरत मोहानी ने नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी की सलाह पर खिलाफत समिति का असहयोग की नीति अपनाई। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। स्वदेशी बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था, जो 1905 में हुआ था। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे क्या मुख्य कारण था? हिंदू और मुस्लिमों के बीच अधिक एकता लाने के लिए खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण था। खिलाफत मुद्दे के महात्मा गांधी ने हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच एकता लाने के लिए किया था। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण माना जाता है? बंगाल को विभाजन करने का निर्णय। स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किसने किया था? बंगाल विभाजन कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ था। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित एक बैठक में उनकी औपचारिक शुरू हुई थी। स्वदेशी आंदोलन को बंग आंदोलन भी कहा गया है। स्वदेशी आंदोलन को अन्य किस नाम से आते हैं? बंग आंदोलन से। ठीक। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था साबरमती से। महात्मा गांधी ने 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के मध्य नमक पर कर लगाने के विरोध में साबरमती से दांडी तक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 को दांडी और नमक कानून को तोड़ते हुए यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था? चंपारण सत्याग्रह। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों के किसानों से एक अनुबंध कर लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से से नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकटिया पद्धति कहते थे। जर्मनी के रासायनिक रंगों के आ जाने के चंपारण में यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने को मजबूर हुए। किसान भी इस अनुसंधान से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन इस अनुबंध से मुक्त करने के लिए बागान मालिकों ने लगान व अन्य गैर कानूनी करों अबाबों को मनमाने ढंग से बढ़ा दिया। इन बढ़ोतरी के खिलाफ किसानों का विरोध काफी
मुखर हुआ। किसानों के समक्ष उपस्थित संकट से मुक्ति दिलाने के लिए राजकुमार शुक्ल, किसने? राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने की को राजी किया। मामले में गांधी जी ने हस्तक्षेप से सरकार के लिए आयोग के गठित किया और गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया। अतः किसानों की समस्याओं से पीड़ित भय समाप्त हो गई। दांडी मार्च, जिसे सॉल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने का कारण बना? सविनय अवज्ञा आंदोलन। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? 1928 में। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इस कमीशन के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। यह दल फरवरी 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा। भारतीयों को सदस्य न बनाए जाने के कारण पूरे देश में विरोध स्वरूप हड़ताल और साइमन गो बैक इसी में के नारे जुलूस निकाला गया। महात्मा गांधी में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। खिलाफत आंदोलन 1920-21 में मोहम्मद अली एवं शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ। इस आंदोलन के प्रारंभ होने के का मुख्य कारण तुर्की के खलीफा के पद से समाप्त कर दिया गया करना था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? परहेज। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत के अनुसार सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु की पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन कर उसे अपने अनुकूल बनाना है। इसके सिद्धांत में अहिंसा, सत्य और किसी सजा का प्रतिकार न करना शामिल है, लेकिन परहेज उसमें शामिल नहीं था। पूना समझौता 1932 में किसके मध्य एक करार था? अम्बेडकर और गांधी जी के बीच। 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य एक समझौता हुआ। इसे पूना पैक्ट या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर और राम बहादुर के प्रयत्नों से 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड में दलितों को पृथक निर्वाचन में स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार मिला। 1919 में गांधी जी ने के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिस अधिनियम में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। रॉलेट एक्ट अधिनियम। वर्ष 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। इस अधिनियम में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई अपील
ना कोई अपील और ना कोई दलील, ना कोई वकील, ना कोई वकील किया जा सकता था। इसी ही कानून को, रॉलेट एक्ट को, कानून को क्या संज्ञा दी गई? काला कानून की संज्ञा गांधी जी के द्वारा। सन 1915 से 16 ईस्वी में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा। भारत में होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास रानी एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अप्रैल 1916 में तिलक तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक को मराठा एवं केसरी तथा एनी बेसेंट को कॉमन वील एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो 1917 में अध्यक्ष बनी, जबकि तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। कर्जन के द्वारा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में सन 1905 ईस्वी में हुआ था। यह विभाजन लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक सुधार के नाम पर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करने एवं हिंदुओं और मुसलमानों में कूट डालने के उद्देश्य से किया गया था। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? जुलाई 1905। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लॉर्ड कर्जन के समय काल 1899 से 1905 में लिया गया था। इस निर्णय की घोषणा 19 जुलाई, कहीं कहीं 20 जुलाई 1905 को की गई है तथा 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया। इस विभाजन का प्रमुख कारण बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना था। निम्नलिखित में से किसे बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ब्रिटिश सरकार ने 19-20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा के पश्चात 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस दिन को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया तथा इन्हीं के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इसी दिन राखी भी मनाया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष में पहुंचे थे? 1893। महात्मा गांधी सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। सेठ अब्दुल्ला ने गांधी जी को एक मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया। किसने? सेठ अब्दुल्ला ने एक मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया था। गांधी जी ने अफ्रीका जाने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ, लेकिन यह भारतीयों के साथ भेदभाव देखकर गांधी अंदर से विचलित हो गए।
डरबन, कहाँ पर डरबन? डरबन यात्रा के दौरान गांधी जी खुद को इसके शिकार हुए। 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। चंपारण, 1917 में चंपारण हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। यही क्वेश्चन पूछता है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो यही था, कौन सा? चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी का पहला चंपारण सत्याग्रह, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसानों के बजाय नील की और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। ये तीन कटिया पद्धति के खिलाफ किया गया आंदोलन था, जिसमें अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा खेती की जमीन पर 3/20 हिस्से पर नील उगाना अनिवार्य कर दिया था। गांधी जी द्वारा सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। गांधी जी को महात्मा, रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार, कब? पहली बार गांधी जी को क्या कहा? महात्मा की उपाधि दी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना में की थी। फरवरी 1919 में। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इसके सदस्य इस कानून की अवज्ञा कर जेल जाते थे। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का पुरजोर विरोध किया तथा ब्रिटिश सरकार की शैतानी लोगों की संज्ञा दी। ब्रिटिश सरकार को कैसी संज्ञा दी? शैतानी लोगों की संज्ञा दी। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता किसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक है? खादी का। महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में खादी का बहुत महत्व रहा है। गांधी जी के 1920 के दशक में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांधी खादी के प्रचार का बहुत जोर दिया। कब दिया? 1920 में। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? मशीनी मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग। गांधी जी बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के कट्टर विरोधी थे। उनका विश्वास था कि बड़े पैमाने के उत्पादन से ही विभिन्न सामाजिक और आर्थिक दोष उत्पन्न हुए हैं। मशीनों का प्रयोग मनुष्य को आलसी बना देता है। महात्मा गांधी गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग और गांवों के सर्वोदय के समर्थक थे। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में नहीं है? भाईचारे की भावना विकास करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाए जाना चाहिए। ये नहीं है, बाकी सब है। जाति जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए। ये भोजन और कपड़े के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए। ये सारी थी, बस यही नहीं था। गांधी जी ने गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव में कुछ शर्तों को पूरा करना चाहिए, जिसमें से मुख्य शर्तों के अंतर्गत यह नहीं आता है कि भाईचारे की भावना को विकसित करने
हेतु पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। बाकी तो सब थे ही ये जातिवाद, जाति पात का तो विरोध, भेदभाव वाला नहीं था। तो भोजन और कपड़ों वाला, आत्मनिर्भर होना चाहिए। आदर्श गांव धर्मशाला एवं डिस्पेंसरी होनी चाहिए। आदर्श गांव में साफ सफाई एवं स्वच्छता का शौचालय का प्रबंध होना चाहिए। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 में हुई। इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई। किस दिन? 1 अगस्त 1920 में तिलक की मृत्यु हो गई। असहयोग कार्यक्रम का विचार हेतु सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुलाया गया। गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का विरोध सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने किया, जबकि प्रमुख विरोधी सी आर दास थे। उनका विरोध विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर था। मदन मोहन मालवीय, सी आर दास, बिपिन चंद्रपाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकरन नारायण नारायण के विरोध के बावजूद अली बंधुओं तथा मोतीलाल नेहरू के सहयोगों को प्रस्ताव पास हो गया। 20 सितंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वीर शाह राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें सी आर दास ने असहयोग आंदोलन का संबंध प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में उपाधियों एवं प्रशस्तियों को लौटाना, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत तथा विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के साथ ही रचनात्मक कार्यों जैसे चरखा वितरण, स्वदेशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना, बाध्यपन निषेध तथा अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख था। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को चोरी चौरा गोरखपुर में हुई एक हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस घटना इस चोरी चोरी घटना के में उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कर के विरोध। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-34 गांधी जी द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्री मांगों का एक विचार न करने का कारण अब सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन अहिंसात्मक ढंग से किया गया। गांधी जी ने इसकी शुरुआत दांडी मार्च या नमक के विरुद्ध 12 मार्च 1930 30 अप्रैल 1930 गुजरात के दांडी नामक स्थान से की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी ने 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करेगा? नहीं, ये गलत था। भू स्वराज में 50% की कमी करना? हाँ, ये ठीक था। राजनीतिक कैदियों को रिहा करना? हाँ, ये भी ठीक था। 2 और 3 ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-34 ईस्वी में प्रारंभ करने से पूर्व गांधी जी ने सरकार से एक बार फिर समझौता करने का प्रयास किया और गांधी जी को यंग इंडिया में एक लेखन प्रकाशित कर सरकार के समक्ष 11
सूत्री मांगे रखी तथा इन मांगों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 ईस्वी तक समय दिया गया, जो सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। 11 सूत्री मांगे कौन कौन सी थी गांधी जी द्वारा, इन्हें देख लेते हैं। पहली थी 50 भू स्वराज में 50% की कमी। दूसरी थी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तीसरी थी आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार करना। चौथी थी नमक कर का समाप्त किया जाए एवं कर पर सरकारी एकाधिकार समाप्त किया जाए। पांचवी तटीय तटीय यातायात तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास हो। पांचवी थी रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं तथा विदेशी कपड़े का आयात नियंत्रण किया जाए। छठी थी रुपए विनिमय दर घटकर 1 शिलिंग 4 पैसे की जाए। आठवीं थी सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50% कमी की जाए। नवीं थी नशीली वस्तुओं की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाई जाए। और 10वीं थी सेना व्यय में 50% कटौती। और 11वीं थी शास्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तथा परिवार भारतीयों के आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। ये 11 सूत्री मांगे थी गांधी जी की। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? प्रफुल्ल चकित तथा खुदीराम बोस ने। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चकित ने किया था। बम गलती से कैनेडी की गाड़ी पर जाकर गिरा। किसकी? कैनेडी की गाड़ी पर जाकर गिरा, जिससे दो महिलाओं की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चकित ने क्या कर ली थी? प्रफुल्ल चकित ने आत्महत्या कर ली थी। और खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। सबसे कम उम्र में किसे दी गई थी फांसी? खुदीराम बोस को। नेक्स्ट देखते हैं। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहिब ने। कानपुर में 1857 का विद्रोह का नाना साहिब ने किया था। नाना साहिब की ओर से लड़ने का मुख्य जिम्मेदारी तात्या टोपे की थी। इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, बिहार से जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली ने, बरेली से बहादुर खान ने, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला ने तथा दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को ब्रिटिश क्राउन के हस्तांतरित कर दिया गया। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भले ही असफल रहा हो, लेकिन इससे दूरगामी परिणाम काफी उपयोगी रहे। इसके फलस्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर वायसराय शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन द्वारा राज्य के सचिव तथा 15 सदस्यों की एक परिषद द्वारा शासित किया जाने लगा। यह परिषद प्रकृति में सिर्फ सलाहकार थी। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की उपाधि को वायसराय में बदला गया। गवर्नर जनरल की उपाधि किसमें गया? वायसराय में बदला गया, जो सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। भारत के प्रथम
वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के हाथ के अधीन चला गया। कहाँ पर पढ़ा था ये पूछता है। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़ा था। ठीक। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? सिपाहियों द्वारा। 1857 क्रांति की शुरुआत सिपाहियों के द्वारा की गई थी। इतिहास में इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 में मानी जाती है। इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। कहाँ से हुई? मेरठ से हुई और धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खां को किस जेल में कैद किया गया था? फैजाबाद की जेल में। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद जेल में रखा गया। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था, जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल का था। विचार किसका था? रामप्रसाद बिस्मिल का था। इसमें 4 लोगों अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहरी, रामप्रसाद बिस्मिल तथा रोशन सिंह को गिरफ्तार करके दिसंबर 1927 में कब दी गई थी? दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई थी। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इस संगठन में शामिल था। काकोरी षड्यंत्र हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा किया गया था। कुछ संगठन देख लेते हैं और उनके स्थापना वर्ष देख लेते हैं और उनके स्थापक देख लेते हैं। ठीक है। गदर पार्टी कब स्थापित हुई थी? 1913 में। उसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल और मोहन सिंह भकाना। अनुशील समिति कब स्थापित हुई थी? 1902 में। उसके संस्थापक कौन थे? बारिंद्र घोष और जितिन दास बनर्जी एवं भूपेंद्र सिंह दत्त। अभिनव भारत कब स्थापित हुई थी? 1904 में। उसके संस्थापक कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब स्थापित हुई? 1924 में। उसके संस्थापक कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कब स्थापित हुई? 1928 में। उसके संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। उद्देश्य, जैसा कि उनके पत्र में समझाया था, मारना नहीं था बल्कि बहरों को सुनाना था और विदेशी सरकार को उनके कठोर शोषण की याद दिलाना था। इसमें ये पूछा है 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उनके कौन सा साथी जिसने केंद्रीय विधानसभा असेंबली में बम फेंका? तो उनके साथी थे बीके बटुकेश्वर दत्त। बीके दत्त यानी बटुकेश्वर दत्त। पब्लिक सेफ्टी बिल के पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। उनका उद्देश्य, जैसा कि उनके पत्रों में समझाया गया था, कि किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना था। वर्ष 1910 के मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था?
बस्तर विद्रोह 1910 में शुरू हुआ था। वर्ष 1910 के मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में बस्तर विद्रोह शुरू हुआ था। यह मध्य भारत के बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज्य के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। इसका नेतृत्व आदिवासी नेता गुंडाधुर और राजा के दीवान व चचेरे भाई लाल करेंद्र सिंह ने किया था। विद्रोह का प्राथमिक कारण जंगलों के उपयोग के संबंध में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां थीं। निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली? इलाहाबाद में। इलाहाबाद प्रयागराज में। 27 फरवरी 1931 को कब? 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आजाद सुखदेव व अन्य साथियों के साथ इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में कहाँ पर इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में के भविष्य की योजनाओं के बारे में विचार कर रहे थे, तभी ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आजाद ने पिस्तौल निकालकर गोलियां चलाना शुरू कर दी और सुखदेव को वहां से भगा दिया। अंत में उनके पास एक गोली बची और उन्होंने प्रण लिया कि वे जीवित रहते पुलिस के हाथ नहीं आएंगे और बची गोली स्वयं को मारकर आत्म बलिदान कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लिखा गया है? भगवती चरण बोहरा के द्वारा। क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा द्वारा बम का दर्शन नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया, जिसका शीर्षक हिंदुस्तानी प्रजातंत्र समाजवादी सभा का घोषणा पत्र रखा गया था। 1904 में किसने क्रांतिकारियों को गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? बी.डी. सावरकर ने। सन 1904 में क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर ने गोपनीय समिति गुप्त समाज के रूप में अभिनव भारत समिति का गठन किया था। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल। गदर पार्टी गुलाम भारत के अंग्रेजों में स्वतंत्र करने के लिए उद्देश्य से बनाया गया एक संगठन या इसकी स्थापना 21 अप्रैल 1913। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 21 अप्रैल 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? हरदयाल थे। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना गदर क्रांति का प्रमुख कारण था। गदर क्रांति प्रारंभ होने का प्रमुख कारण प्रथम विश्व युद्ध। 1914 में अचानक हुए प्रथम विश्व युद्ध को भारतीय क्रांतिकारियों ने एक अवसर के रूप में देखा, क्योंकि भारतीय क्रांतिकारियों का मानना था कि ब्रिटिश हुकूमत पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है तथा यह भारतीयों के लिए एक मौका है। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष मोहन
सिंह थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोहन सिंह थे। गदर पार्टी का प्रतिबंध और लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटू कामागाटा मारू कांड 1914 तथा प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ घटना गदर पार्टी प्रारंभ होने के कारण थे। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दे दी गई थी। अभी पीछे पढ़ा था हमने, ये बताना है आपको जल्दी से। किंग्सफोर्ड 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेक भारतीयों को उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट कौन थे? किंग्सफोर्ड क्रूर दंड दिया। युगांतर सीमित की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया गया। इस कार्य हेतु खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चकित का चयन किया गया, परंतु उनके द्वारा फेंके गए बम से यह बच गया। बैनी बैनी रेलवे स्टेशन पर पुलिस से घिर जाने पर प्रफुल्ल चकित ने गोली अपने अपने आप को गोली मार ली, परंतु खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दे दी गई। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। गणेश घोष 18 अप्रैल 1930 को हुई चट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था? गणेश घोष ने। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। इस अधिनियम के अन्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। 1935 में जो नियम आए थे उसके प्रावधान निम्नलिखित हैं। इस एक्ट के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया था। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी। संघीय शासन की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के तहत विषयों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। संघ सूची बनाई गई थी जिसके 59 विषय थे। राज्य सूची बनाई गई थी जिसके 54 विषय थे। संवर्ती सूची बनाई गई थी जिसके कितने 36 विषय थे। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को एक बार जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं तथा दस्ता का अधिकार पत्र कहा। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा मुंबई में सिंध प्रांत का निर्माण 1937 में हुआ। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पूर्णतः अलग कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? 6 न्यायाधीशों की। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई है। दिल्ली में स्थित तथा भारत का पहला उच्च न्यायालय था जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। भारतीय संघीय न्यायालय 1937 के पहले मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ग्वेयर थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था?
प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियों का प्रावधान 1935 में भारत सरकार अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता ध्यातव्य है कि इसी अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रावधान बर्मा को भारत से पृथक किया गया था, यानी अलग किया गया था, तथा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना आदि प्रबंध किए गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिनियम पत्र कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दासता का नियम अधिनियम पत्र तथा अनैच्छिक अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी। जिन्ना ने इसे महत्वपूर्णतः चढ़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बतलाया। क्रिप्स मिशन को उत्तरस्तीय चेक की संज्ञा गांधी जी ने दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने कहा था? दिल्ली चलो था इसमें लिखा हुआ उल्टा सुभाष चंद्र बोस ने। इसमें उल्टा लिखा हुआ दिल्ली चलो का नारा था। ठीक है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर दिया था? सिंगापुर में दिया था। उन्होंने 1944 में इस नारे का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए को प्रेरित करने के लिए तब किया था जब आईएनए ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? क्रिप्स मिशन की विफलता। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता पर चलाया गया था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस एक उग्र राष्ट्रवादी थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना आईएनए की का गठन किया था। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत का वायसराय था 1942 में भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण को करो या मरो का आह्वान किया, जिसमें जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में ग्रेट ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा असफ अली, ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा असफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा?
रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक से रविंद्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस ने एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 में की थी। इसका उद्देश्य अपने गृह राज्य बंगाल में राजनीतिक वामपंथी और प्रमुख आर्थिक आधार को मजबूत करना था। 1939 में त्रिपुरी में उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार किसे पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ फिर से चुनाव जीत लिया। मतभेद होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। वर्ष 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस की अध्यक्षता में निर्वाचन हुए। हाल ही में सरकार ने 125वीं जयंती मनाते हुए इंडियन गेट पर अपनी प्रतिभा स्थापित की और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किया। करो या मरो को नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। करो या मरो को नारा महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय दिया गया था। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहरान अली ने लिखा था। लिखा किसने था? यूसुफ मेहरान अली ने लिखा था, पर दिया किसने था? गांधी जी ने। दिल्ली चलो को नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चयन हेतु मतभेद उत्पन्न हो गया। बोस एवं पट्टाभी सीतारमैया के मध्य चुनाव में बोस विजयी हुए, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य एवं गांधी जी की विरोध स्वरूप उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। बोस ने त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाए गए। इस घटना को त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया यह आंदोलन था। मुंबई। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई सत्र में चला गया आंदोलन था ये भारत छोड़ो आंदोलन। अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक हुई के ग्वालियर टैंक नामक स्थान पर की गई थी। यहीं पर 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस के कार्य समिति ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई। इस आंदोलन का अगस्त प्रस्ताव आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। कब बने थे? 1938 में। 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसकी? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। वर्ष 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन 39 में त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। त्यागपत्र दे दिया यानी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। नाम और व्यक्ति, उपनाम और व्यक्ति। नेताजी किसे किसे कहा जाता है?
नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। और कायदे आजम का किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। सुभाष चंद्र बोस ने पिता नेताजी के नाम संबोधित किया था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब यूनिट 3 शुरू करते हैं, भूगोल यानी ज्योग्राफी। विश्व का भूगोल करते हैं पहले, फिर भारत का, फिर विश्व का भूगोल। भौतिक भूगोल। नदियों तथा घाटियों, नदियों की घाटी। डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? जर्मनी। डैन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली नदी है। इस नदी का उद्गम जर्मनी के ब्लॉक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित दोनाउ एशियागन कस्बे के पास होती है, जो फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और अंत में ये काला सागर में गिरती है, मिलती है, यानी डेब्यू डे डैन्यूब नदी वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। डैन्यूब नदी की कुल लंबाई 2850 किलोमीटर है, जो 10 यूरोपीय देशों से होकर गुजरती है। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? यांगसी नदी। यांगसी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। इस नदी के किनारे सभ्यताओं का जन्म हुआ, इसलिए इसे सभ्यता का पालना कहते हैं। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। कौन सी ये एशिया की सबसे लंबी नदी है? इस नदी पर संघाई का वुहान शहर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? कांगो। कांगो नदी, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है। 4700 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ये नदी पश्चिम मध्य अफ्रीका की सबसे विशाल और नील के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखा इक्वेटर को 2 बार काटती है। दक्षिण अफ्रीका के लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका की कौन सी लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भूजल संसाधन। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थल जल निकाय है? कैस्पियन सागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थल जल निकाय कैस्पियन सागर है। इसकी सीमा तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान तथा कजाकिस्तान से लगती है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से की सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी सुपीरियर झील है। अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर स्थित है। ये विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बैकाल झील रूस में स्थित है। ये विश्व की सबसे गहरी झील है। कौन सी? बैकाल झील। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है? 0.3%। पृथ्वी को जलीय ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल पर का 71% भाग जल आच्छादित है।
उत्तरी गोलार्ध में कुल क्षेत्रफल के लगभग 60.7% भाग पर जल, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के लगभग 80.9% भाग पर जल। लेकिन पृथ्वी पर कुल जल का लगभग 97% खारे जल के रूप में दोनों गोलार्धों में महासागरों में मौजूद है और केवल 3% ताजा जल उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संबंध संसाधन का एक उदाहरण है? झील। सतही जल वह जल है जो पृथ्वी की सतह के शीर्ष पर स्थित होता है। सतही जल के चार नदियां, झीलें, तोया और तालाब प्रमुख स्रोत हैं। अतः स्पष्ट है कि झील सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे बड़ा अच्छा स्रोत है? नदी। पृथ्वी के जलमंडल का भाग 97% भाग खारे पानी के रूप में समुद्रों में मौजूद है, जबकि लगभग 3% जल ही मीठे पानी के रूप में उपलब्ध है। इसका लगभग 2/3 भाग हिमनद के रूप में पहाड़ों तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम चादरों अथवा हिमटोपियों के रूप में मौजूद है, जबकि मीठे जल का शेष भाग नदियों, भूमिगत जल झीलों इत्यादि के रूप में मौजूद है। उपयुक्त विकल्प के अनुसार मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत नदी है। महासागर, सागर एवं खारा पानी पानी खारे पानी के स्रोत हैं। पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। नेपाल और तिब्बत के बीच माउंट एवरेस्ट स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह महान हिमालय में स्थित है। निम्नलिखित में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होती है? अवसादी चट्टानों में। पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ चट्टान कहे जाते हैं। इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों के सम्मिश्रण से हुआ है। निर्माण विधि के आधार पर चट्टानों को 3 वर्गों में बांटा गया है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। इनमें से अवसादी चट्टान का निर्माण आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन का निक्षेपण के फलस्वरूप होता है। इनमें जैविक अवशोषण का भी योगदान होता है। इन चट्टानों के स्तरों में ही खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं। भ्रांशोत्तर पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं: हॉर्स्ट। जब दो भ्रांशों के बीच का स्तर यथावत रहे और किनारे के बीच नीच ध्रांस रह जाए तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। भारत का सतपुड़ा पर्वत, जर्मनी का ब्लॉक फॉरेस्ट व फ्रांस वॉस्जेस पर्वत, पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज और संयुक्त राज्य अमेरिका का वासाज व सिएरा नेवादा पर्वतों के उदाहरण है। जबकि दो भ्रांशों के किनारे के स्तंभ यथावत रहें तथा बीच का स्तंभ ऊपर हो जाए तो हॉर्स्ट पर्वत का निर्माण होता है। जर्मनी के हॉर्स्ट पर्वत इसका प्रमुख उदाहरण है। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखर में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ स्थित है?
रूस में रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश है, जिसका विस्तार यूरोप व एशिया दोनों ही महाद्वीपों में है। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट अल्ब्रस रूस में स्थित है। माउंट अल्ब्रस कहाँ रूस में स्थित है? अल्ब्रस पर्वत एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है जो कॉसस क्षेत्र की कॉसस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5,642 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। इसकी लंबाई कितनी है? 7200 किलोमीटर। रॉकी पर्वत कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। इसकी लंबाई कितनी है? 4800 मीटर। हिमालय कहाँ पर स्थित है? एशिया में। इसकी लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। महान डिवाइडिंग श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। इसकी लंबाई कितनी है? 3700 किलोमीटर। ट्रांस आर्टिका ट्रांस आर्टिका आर्टिका कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में। इसकी लंबाई कितनी है? 3500 किलोमीटर। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल। विश्व सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। सहारा सहारा नाम रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है मरुस्थल। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अंटार्कटिक महासागर से लाल सागर तथा लगभग 5600 किलोमीटर की लंबाई तक सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। तनामी ऑस्ट्रेलिया के दी ग्रेट सेंटी रेगिस्तान के पूर्व में स्थित है। इस रेगिस्तान का क्षेत्रफल 18,1,84,500 वर्ग किलोमीटर है। यह ऑस्ट्रेलिया का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। तनामी पृथ्वी का शुष्क स्थल और प्रमुख बिलगित रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान की मुख्य वनस्पति में स्पिनेफेक्स घास की नुकीली पत्ती वाली होती हैं। बबूल तथा अन्य छोटी झाड़ियां आदि होती हैं। यहाँ लाल रंग के कंगारू पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अधिकांश या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? नाइजीरिया। सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अंटार्कटिका महासागर में लाल सागर तक का तथा सूडान के उत्तर में एटलस पर्वत के दक्षिण में फैला हुआ है। यह क्षेत्रफल में यूरोप के लगभग बराबर एवं भारत के क्षेत्रफल के दुगने से अधिक है। इस मरुस्थल का विस्तार माली, मारितानिया, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, अल्जीरिया, चाड, सूडान, मिस्र एवं मोरक्को देशों में अतः नाइजीरिया आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान अभी पढ़ा था ऊपर हमने। विश्व का विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल सहारा है जो अफ्रीका महाद्वीप में फैला है। मरुस्थल और अवस्थित थार मरुस्थल उत्तर पश्चिमी भारत राजस्थान में, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में, मोजावे मरुस्थल कैलिफोर्निया में, यूएसए कैलिफोर्निया में। कजाई
कजाइल कुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? उत्तरी ईरान और उज्बेकिस्तान दोनों में है। उत्तरी ईरान और उज्बेकिस्तान दोनों में है। नहीं, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में। कजाइल कुम रेगिस्तान उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 2,98,000 वर्ग किलोमीटर है। यह रेगिस्तान सीर दारिया तथा आमू दारिया नामक दो नदियों को दोआब के मध्य स्थित है। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों में वनस्पति झड़ जाती है उन्हें कहते हैं। पर्णपाती वन। विश्व में सबसे बड़े घने वन है ब्राजील में। यूरोप में कितने देश हैं? 44, 44। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में बसे देशों की संख्या 44 है। रूस और तुर्की दो ऐसे देश हैं जिनका हिस्सा यूरोप और एशिया दोनों में ही है। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। एशिया महाद्वीप में 48 द्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका में 23 हैं। दक्षिण अमेरिका में 12 देश हैं। निम्नलिखित देशों में से किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? रूस। उपरोक्त देशों के केवल रूस की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती। अफगानिस्तान की सीमा से लगे देश दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान, पश्चिम में ईरान, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं तजाकिस्तान, पूर्व में चाइना। अफगानिस्तान एक स्थलबद्ध यानी लैंडलॉक कंट्री है। निम्नांकित अफ्रीकी देशों की दक्षिण से उत्तर की ओर से सही क्रम क्या है? दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया। दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ अब सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? बांग्लादेश। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा बनाता है। सबसे कम अफगानिस्तान बनाता है। कितनी? 106 किलोमीटर। जलवायु तथा मौसम। भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पूर्व भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु।
निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है? जल चक्र। नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। जल वाष्प केवल वाष्प शोषण के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? अमेजन बेसिन में। किस क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? वृक्षों की संख्या का। टाइम जोन अक्षांश का एक वृत्त की पृथ्वी जो भूमध्य रेखा सतह से 52 दक्षिण में कहलाता है। 52वां समांतर दक्षिण। सन सर्दी विषुवत रात दिन बराबर 2019 में को 23 सितंबर। ग्रीनविच टाइम में भारतीय मानक समय कितना है? 5.5 घंटे।